नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कोरोना पर बिहार से बड़ी खबर है। 4 मई से 12 मई के बीच बिहार में कुल 244 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 4 से 12 मई के बीच 190 प्रवासी मजदूर पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज्यादा बेगूसराय में 26 मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं। नालंदा में 15 प्रवासी मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से। कोरोना पॉजिटिव पटना और सहरसा में 11 प्रवासी मजदूर पाए गए हैं। तो प्रवासी मजदूरों की संख्या में ज्यादा इजाफा हुआ है। खासतौर पर जो पॉजिटिव संख्या है पॉजिटिव मरीजों की, उनमें प्रवासी मजदूर ज्यादा हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, एक बात तो तय है, जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है आंकड़े में, आने वाले दिनों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा है पॉजिटिव केस में, और आने वाले दिनों में प्रवासी मजदूर और भी आ रहे हैं। आज भी 28 ट्रेनें पहुंचने वाली हैं। आंकड़ा लगातार चौंका रहा है, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो अचानक जो है बिहार में प्रवेश करें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से पूरा बिहार जंग लड़ रहा है। बता दें आपको कि कल तक 4 मई से कल तक जो 244 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उसमें 190 मरीज ऐसे हैं जो प्रवासी बिहारी हैं, जो हाल में 4 मई से लेकर अब तक बिहार पहुंचे हैं। और कल तक का ये रिपोर्ट है, और स्वास्थ्य विभाग भी रिपोर्ट कुछ देर बाद जारी करने वाली है। कहीं ना कहीं आंकड़े जो है तकरीबन 250 के आसपास पहुंचेंगे। 78% अब तक ये सामने आया है कि जो पॉजिटिव मामला आया है उसमें 78% जो मरीज मिले हैं वो प्रवासी बिहारी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है, और तमाम जो जिले हैं, जो जमुई जिला बचा हुआ था, 37 जिला प्रभावित था लेकिन जमुई बचा हुआ था, वहां भी एक पॉजिटिव की पुष्टि हो गई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा संक्रमण का चेन बनता हुआ दिख रहा है बिहार में। तमाम जो 38 जिले हैं बिहार के, वो अब अछूता नहीं रह गए हैं। कोरोना वायरस जो है अपनी चपेट में सबको ले रहा है। सबसे अधिक अगर बात करें तो भी मुंगेर है, और मुंगेर की रिकवरी रेट ठीक ठाक है। सरकार की बात अगर करें तो सरकार का कहना है कि 50-50 का आंकड़ा चल रहा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो 48 घंटे से लगातार डिक्रीजिंग डे में चल रहे हैं। यानी अब 47 से 44% तक जो स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उसकी संख्या होती जा रही है। यानी अब जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या बढ़ रही है, तो स्वस्थ होने वाली घट रही है, क्योंकि बेतहाशा वृद्धि हुई है। कल की बात कर ले तो 130 मरीज, यानी 18 घंटे में 130 मरीज की पुष्टि हुई है, जो कि राज्य सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है। सुमित, तैयारी फिर राज्य सरकार की ओर से किस तरह से की गई है इन प्रवासी मजदूरों को? जाहिर है पहले क्वारंटीन अगर नहीं रखा गया और सीधे गांव में या उनके घर भेज दिया गया तो मुमकिन है कि ये स्प्रेड हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। इसे लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए, बिल्कुल 3 लेयर स्क्रीनिंग चल रही है। जो भी ट्रेन से यात्री आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको 3 जगह जो है स्क्रीनिंग किया जा रहा है। यानी क्वारंटीन सेंटर भेजने से पहले कई जगह जांच पड़ताल करने के बाद उनको भेजा जा रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग के दौरान ये साबित नहीं हो पा रहा है कि उनमें कोई लक्षण है कि नहीं, उनमें पॉजिटिव है कि नहीं, जब तक कि रैंडमली सैंपल नहीं लिया जा रहा है। यानी जो रैंडमली सैंपल सिस्टम अभी सरकार की तरफ से की जा रही है, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि रैंडमली से अब काम नहीं चलेगा। 10,000 तकरीबन जो सैंपल है उसकी जरूरत है। ऐसे में राज्य सरकार संसाधन बढ़ाने में जुटी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की अगर माने तो ट्रूनेट मशीन जिसकी खरीदारी शुरू हो गई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तकरीबन 13 मशीनों की सप्लाई अभी कर दी है, और 25 मशीनों की खरीदारी बाकी है। बाकी और जो मशीनें हैं उसकी खरीदारी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े ये बता रहे हैं कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख और मजदूर जो है बिहार प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसे में तैयारी जो है मुकम्मल करने की जरूरत है। जी सुमित, बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को अब तक का सबसे बड़ा बूस्टर दिया है। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। लॉकडाउन में टूटी अर्थव्यवस्था की कमर सीधी करने के काम आएगा ये पैकेज। जीडीपी का 10% है ये विशेष आर्थिक पैकेज, और इस पैकेज से आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल के लिए वोकल बनने की अपील की है। पीएम ने लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने और गर्व से उसका प्रचार करने की अपील की है। हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है, कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए
क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है, तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 की भी बात कही, जो नए रंग रूप और नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें टूटना नहीं, हारना नहीं है, लेकिन कोरोना से बचते हुए हमें आगे भी बढ़ना है। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। एक तरफ देश भर में कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई हो रही है। सरकार और प्रशासन उनके लिए बेहतर इंतजाम करने का दावा कर रही है, लेकिन अररिया में डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारियों के दफ्तरों को सैनिटाइज करने वाले कोरोना योद्धाओं पर हमले हो रहे हैं। बीते 10 मई को इन पर कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से बदसलूकी की गई, लेकिन 3 दिन बाद भी शिकायत करने के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज 18 पर इन पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई। इनसे बात की हमारे सहयोगी सतीश ने। कोरोना महामारी से बचने के लिए समाहरणालय में डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों के कार्यालय और जो पूरा समाहरणालय इलाका है वहां पर सैनिटाइजेशन करने की जिम्मेदारी जिन पर है, वैसे ही कोरोना योद्धा पर बीते दिनों हमला हुआ है। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ। सैनिटाइजर करके जा रहे थे अररिया से सर घर। जब अनिल को वापसी में छोड़ गए तो लफवा लोग हमको रोक के पिटाई किया। कहाँ पे? बेदर्दी के साथ मदनपुर से छोड़ आ रहे थे, बोची मोजा में किया, करबोले के रोड पर किया। क्या किया? आपके साथ मारपीट किया? मारपीट किया, बहुत लात जूता लेके खाना हमको भितरिया मार पूरा दिया सर। और जो भी 200-400 रुपया था, आई कार्ड था मेरा, वो छीन लिया। आपने शिकायत की वरीय अधिकारी को? जी शिकायत की हमने। किनको बताया? थाना, पहले सीवी साहब को बताए, उसके बाद फिर थाना वाले को बताया, फिर एसपी साहब के पास गए। ऐसे परिस्थिति में सर हम लोग क्या करेंगे सर, बोलिए। हम लोग एक तो इतना महामारी में सर आकर के यहाँ से काम करते हैं, जिंदगी खतरा में डाल करके, उस पर भी हमारे ऊपर हमला होगा सर। और अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक सर कोई भी नहीं कुछ किया। आपने देखा कि ये वो कोरोना योद्धा है जो डीएम, एसपी समेत पूरे समाहरणालय में जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ सैनिटाइज करते हैं ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। लेकिन खुद इन पर जो है बीते दिनों अपराधियों ने हमला किया है। थाना में आवेदन देने के बावजूद, वरीय अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। रांची के लिए नई दिल्ली स्टेशन से आज ट्रेन खुलेगी। दिल्ली से शाम 4 बजे ट्रेन खुलेगी, जो कल सुबह 10:30 बजे रांची पहुंचेगी। दिल्ली और रांची के बीच सप्ताह में 2 दिन ट्रेन चलेगी। बुधवार और शनिवार को दिल्ली से, जबकि गुरुवार और रविवार को रांची से ट्रेन खुलेगी। लॉकडाउन के बीच कोटा में फंसे छात्रों को लेकर कल शाम अंतिम स्पेशल ट्रेन पटना के लिए चल चुकी है। इस ट्रेन में बिहार के छात्रों के अलावा कुछ श्रमिक भी हैं जो वहां फंसे थे और लंबे वक्त से घर वापसी के इंतजार में बैठे थे। लॉकडाउन में कोटा से अब तक विभिन्न प्रदेशों के करीब 50,000 छात्रों को विशेष ट्रेन या बसों से घर भेजा जा चुका है।
कोटा स्टेशन से इस अंतिम ट्रेन को रवाना करते वक्त जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं एलन कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर ने ताली बजाकर छात्रों को विदा किया। बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को घर जाने में। आज बहुत खुशी है लोग घर जाने के लिए। लॉकडाउन में हम लोग की आज 2 महीने से फंसे हुए थे, 2 माह से घर जा रहे हैं। बहुत खुशी हुआ। घर हम सिवान, बिहार में सिवान जिले जाएंगे लोग। बहुत ही सुकून की बात है कि लगभग 50,000 के आसपास बच्चे, देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे हमारे बच्चे नहीं गए हो, और सभी बच्चों ने, किसी ने ट्रेन के माध्यम से, किसी ने बस के माध्यम से, सभी बच्चे अपने अपने घर पे पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही सुकून की बात है। ये जितना भी आपने वीडियो अभी तक यहाँ रिकॉर्ड किया है, ये सब संभाल के रखना, क्योंकि इसके ऊपर एक फिल्म बनेगी। ये एक विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लान है, और इस उम्र के बच्चों के साथ, जहाँ पे कि एक अलग तरह का पैनिक होता है, पेरेंट्स के मन में होता है मेरा बच्चा कैसे आएगा। कोटा प्रशासन ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, हेड्स ऑफ, सैल्यूट टू द प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार। और हम लोग तो खैर, हमारा तो दायित्व था क्योंकि बच्चे हमारे पास पढ़ने आए थे, तो हमें तो अपना कर्तव्य करना ही था, लेकिन जो सहयोग मिला है वो अभिष्ट। इधर कोटा से छात्रों को लेकर एक ट्रेन कल समस्तीपुर पहुंची, जिसमें 1321 छात्र शामिल थे। इन छात्रों में समस्तीपुर के 630, दरभंगा के 132, मुजफ्फरपुर के 188, मधुबनी के 122 और सीतामढ़ी के 128 छात्रों समेत कुछ अन्य जिलों के भी छात्र थे। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते इन छात्रों की जांच की गई। उन्हें नाश्ता पानी दिया गया और उनके गृह जिलों के लिए बस से भेज दिया गया। कोरोना संकट में घर लौटे छात्रों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। सुविधा दी गई आप लोग को बाहर जाने में। वहाँ की सुविधा तो बहुत शानदार थी, और वहाँ के मुकाबले यहाँ भी बहुत अच्छी सुविधा दी गई। कोई दिक्कत नहीं हुई, बस थोड़ा सा सामान ज्यादा है, इसलिए बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे सब चीज सही रहा, व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़िया है। मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन पर कल श्रमिकों को लेकर चौथी ट्रेन पहुंची, जिसमें करीब 1100 मजदूर बिहार लौटे हैं। ये मजदूर तमिलनाडु के नेल्लोर से अपने घर लौटे हैं। स्टेशन पर उतरने के साथ ही सभी यात्रियों की जांच की गई। इसके बाद उन्हें जिला प्रशासन की मदद से बसों में बैठाकर उनके गृह जिला भेजा गया। 3 दिनों की लंबी यात्रा के बाद मोतिहारी पहुंचे मजदूरों ने कहा कि रास्ते में सिर्फ 2 बार ही खाना मिला। मधुबनी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में मधुबनी के 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही मधुबनी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है, जिसमें पंडौल प्रखंड निवासी एक ऐसा भी मरीज शामिल है जिसके सैंपल की जांच गाजियाबाद सदर अस्पताल में हुई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही वो शख्स मधुबनी लौट आया था। फिलहाल इसे ही मधुबनी के झंझारपुर स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को जिन 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें 3 अहमदाबाद से और 1 दिल्ली से लौटा है। किशनगंज के समेश्वर मिडिल स्कूल में 91 मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कमरे में क्षमता से ज्यादा लोग रह रहे हैं। सफाई को लेकर भी मजदूरों को शिकायत है। क्वारंटीन सेंटर को सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा ने। अभी हम खड़े हैं आदर्श मध्य विद्यालय समेसर में, जहां बहादुरगंज के समेसर मध्य विद्यालय में 91 परदेशी मजदूर को रखा गया है, जहां मजदूरों के बीच में सोशल डिस्टेंस की कमी देखी जा रही है और कई तरह की अव्यवस्था की भी शिकायत आ रही है। इसमें 91 लोगों के लिए जो व्यवस्था किया गया है, उसके बारे में जानकारी स्थानीय जो यहाँ कर्मी है, टीचर हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे क्या मतलब व्यवस्था है और अव्यवस्था देखी जा रही है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे आप लोग अभी देखे कि ब्लीचिंग पाउडर यहाँ देना है। हमने वीडियो साहब को कहा, उन्होंने कहा कि हम अविलंब आपको 2 बैग भिजवा रहे हैं बोले हैं, लेकिन परंतु अब तक पहुँचा नहीं। जगह का तंग रहने के कारण हम लोग तो हमेशा लोगों को समझाते रहते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस रखिए, लेकिन जगह के तंग की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है जैसा कि आप लोग देखे हैं। फिर भी जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम अगर ऐसा है तो हम कहीं और भी किसी को शिफ्ट करेंगे। सवाल है कि मास्क वगैरह का भी तो हम लोग को भी सुरक्षा के लिए कुछ चाहिए। वैसे तो हम लोग कहे हैं, तो हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, हर चीज़ का व्यवस्था आप लोग को कर देंगे। तो आप तो मास्क लगाए हुए हैं, तो ये अपना है, अपना घर से लाए हैं। जैसे सैनिटाइज वो जो होता है लिक्विड वगैरह, वो उसका व्यवस्था नहीं है, ग्लव्स वगैरह, मैंने बाकी इक्विपमेंट जो आपको सुरक्षा दृष्टि से चाहिए लोगों के साथ रहने के लिए, वो नहीं मिल रहा है।
ये थे हमारे साथ जो यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, जो इनको यहाँ रखा गया है इनकी देखभाल के लिए। इनके भी साथ भी कुछ समस्या है। बोल रहे हैं कि जगह की जो समस्या है वो तो अधिकारी को नॉलेज में दिया गया है, उसे जल्द अधिकारी दूर करने का आश्वासन दिया है। इनके साथ कुछ समस्या ये भी है कि इनको अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी चिंता हो रही है। इनके सुरक्षा के भी उपाय किए जाने की जरूरत है। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान हर रोज अलग अलग भोजन तैयार किया जाता है और लोगों के बीच बांटे जाते हैं। जायजा लिया संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। लॉ नगरी जमशेदपुर में हम वो हर नज़ारा दिखाए थे आपको कि सरयू राय जी का जो किचन का नज़ारा वो दिखाए थे। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना बंदी को लेकर के, उस समय से हम इनका किचन का नज़ारा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि और लोग आकर्षित हो और लोग बढ़ चढ़ करके गरीबों की सहायता करें। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उन्हीं से हम जानेंगे। सर, आज छोले भटूरे बन रहे हैं, हर रोज़ अलग अलग चीज़ दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब हमारे यहाँ लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि भोजन में स्वाद की विविधता रहे और जिसको भोजन उपलब्ध हो रहा है उसको ये न लगे कि किसी भी प्रकार से उबाल के पका के लोग हमारे यहाँ भेज दे रहे हैं। उसको भी एक शालीनता से भोजन ग्रहण करने का स्वाभिमान का भाव हो, इसलिए हम लोग रोज़ अलग अलग प्रकार की चीज़ें बना कर दे रहे हैं। कि सरकार इसके बारे में अधिसूचना जारी करेगी। आज कल ही हम लोगों को उम्मीद थी, कल नहीं हो पाया और अब अधिसूचना झारखंड सरकार के द्वारा नहीं जारी होने का भी कोई कारण नहीं लगता है। बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगहों पर हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उन सभी राज्यों में कोई ना कोई छूट मिली है ताकि लोग अपना जांगर चलाकर कुछ ना कुछ कमा सकें। ये थे विधायक सरयू राय जी, जिन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के हिसाब से इस राज्य में भी छूट मिलने की आवश्यकता है कि ताकि जो गरीब, जो दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं, जो कमा के खा नहीं सक रहे हो, उनका गुजर बसर किसी तरह हो। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। कोरोना काल में झारखंड की जेल कोरोना मुक्त रहे, इसके लिए पुलिस जेल भेजने से पहले हिरासत में लिए लोगों का कोरोना टेस्ट करा रही है। रिम्स में 3 वैसे लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया जिन्हें पुलिस ने किसी अपराध के आरोप में पकड़ा था। ये में झगड़ा विवाद किया। तो जो भी लोग अभी गिरफ्तार हुए उनका पहले आप कोविड टेस्ट करवा दे रहे हैं। हाँ, ये तो आदेश हुआ। आदेश के मुताबिक न्यायालय ले गए थे कहीं की करा के आइए रिम्स आ गए। न्यायालय से कि कोविड टेस्ट करा देना है ताकि जेल में कोई खतरा ना हो। हाँ, बताइए। हाँ, खतरा से बचने के लिए मैंने कहा आदेश हुआ तो चले आए। इसके बाद फिर जाएंगे न्यायालय से फिर इसको जहाँ जगह जगह पर होगा ले जाएंगे। तो कहाँ? बिहार में कोरोना का कारखाना बने मुंगेर में डीजीपी ने हालात की जानकारी ली और डीआईजी मनु महाराज, एसपी लिपि सिंह समेत कई अधिकारियों के साथ कोरोना के बढ़ते केस की समीक्षा की। साथ ही प्रवासी मजदूरों के मुंगेर आने को लेकर भी की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद डीजीपी ने कोरोना के रेड जोन बन चुके नगर परिषद जमालपुर का भी निरीक्षण किया। रोड पर कुछ लोग गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, तो उसको देख करके आम आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए छूट है। जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लोग हैं जो पास पर घूम रहे हैं, जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग हैं, जो आपातकालीन सेवाओं से संबंधित लोग हैं, या जिन गतिविधियों में थोड़ी सरकार की तरफ से छूट दी गई है उससे संबंधित लोग। इनको देख करके लोगों को, आम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमें भी छूट है। ओडिशा से गोड्डा आने वाली बस में एक प्रवासी महिला मजदूर ने एक बच्ची को जन्म दिया है। मंगलवार की शाम बस गोड्डा आ रही थी तभी महिला मजदूर को प्रसव पीड़ा हुई। उसी वक्त बस में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। गोड्डा पहुंचते ही जच्चा बच्चा को अस्पताल ले जाया गया जहां दोनों स्वस्थ हैं। रास्ते में हो गया? हाँ। कहाँ घर हुआ? कहाँ आपका? बोहा। पथरगमा बोहा। करीब 1:30 बजे के करीब एक प्रेग्नेंट लेडी थी। प्रसव पीड़ा के पश्चात उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। प्रशासन ने तुरंत उस पर तत्परता के साथ उसे जो मेडिकल सुविधा देनी थी उसके तहत सदर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाया गया। डॉक्टर ने, यहाँ उपस्थित जो डॉक्टर थे, उन्होंने महिला और बच्चे को देखा। दोनों देखने के बाद उन्होंने ये पुष्टि की कि बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ हैं और अग्रतर उनको बेटर हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एम्बुलेंस में बैठा करके सदर हॉस्पिटल की ओर।
कोरोना बंदी में लोग अपने रुचि के कई काम कर रहे हैं ताकि समय का सदुपयोग किया जा सके। ऐसा ही जमशेदपुर के रोशन झा ने किया है, जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों को 18 अध्यायों को चौपाई में रूपांतरित किया है। ये चौपाई हिंदी में है। अगर ऐसा महत्व मैं समझता हूं तो इसका एक ऐसा रूप हो कि जो बहुत सहजता के साथ में लोगों के बीच जा सके, लोग उसको सुन सके, पढ़ सके, समझ सके। उसी बात को लेकर के मैंने 1995 में 22 अक्टूबर 1995 को मुझे वो रात याद है कि मैंने यह यात्रा आरंभ की और इस यात्रा का मैंने नाम दिया सहज गीतामृत का। और मैंने एक संकल्प धारण किया कि भगवान श्री कृष्ण के भाव और उनके जो शब्द अर्थ हैं उनके साथ मामूली सा भी बदलाव न होने दूंगा। मुंबई से पैदल अपने गांव के लिए निकले मजदूरों को एक संस्था ने चप्पलें बांटकर उनकी मदद की। 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से मुंबई में फंसे इन मजदूरों के सामने काम ना होने की वजह से खाने का संकट खड़ा हो गया था। के बाद ये मजदूर तेज गर्मी में घिसी हुई पुरानी चप्पलें पहनकर पैदल ही अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े। एक मजदूर के तो सिर्फ एक ही पैर में चप्पल दिखी। ऐसे में आवास फाउंडेशन नाम की संस्था से जुड़े लोग मजदूरों की तकलीफ समझकर आगे आए और उन्हें चप्पलें बांटते दिखे। संस्था ने लोगों से भी चप्पलें दान करने की अपील की। ऐसे चप्पलें 500 और 100 के आसपास स्लीपर और 200 पुरानी चप्पलें हम लोग डोनेट करें और ये मुहिम हम रोज चलाएंगे। संस्था से जुड़े लोगों ने बताया कि वो लॉकडाउन में जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान बांटने के लिए निकलते थे तो गांव जा रहे मजदूरों के पैरों में चप्पलें नजर नहीं आती थी। ऐसे में उन्होंने मजदूरों को चप्पलें बांटने का फैसला किया। लगता है यूपी की जौनपुर पुलिस पर वजह से 17 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है।